हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक और रिसेंट ट्रेंड सीरीज में आपका स्वागत है। रिसेंट ट्रेंड सीरीज हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन पर अभी डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम ट्रांसफार्मर पढ़ रहे हैं और ट्रांसफार्मर में जो हमारा अगला टॉपिक है एडी करंट एंड हिस्टैरिसीस लॉसेस। तो इस रिसेंट ट्रेंड सीरीज में क्या हो रहा है कि पिछले 2-3 साल 4 साल 5 साल के जितने भी गेट में आए हुए इलेक्ट्रिकल मशीन के क्वेश्चन है वो सारे के सारे डिस्कस होंगे और विथ शॉर्ट अमाउंट ऑफ समरी। ठीक है, चलिए तो हमारे फुल कोर्स को अगर देखें हम लोग हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉस पे डायरेक्टली नहीं गए थे। हम देखेंगे कि हमने 13 लेक्चर नंबर 13 से लगा के ये वाली प्लेलिस्ट कहाँ की है, जी सेंटर का एप्लीकेशन पे जाइएगा, इलेक्ट्रिकल मशीन का जो फुल कोर्स अवेलेबल है 3000 के आसपास, वहां पर ये सारी प्लेलिस्ट मिलेगी। ठीक है, तो हमने सबसे पहले आइडियल मशीन पढ़ी। ठीक है, आइडियल ट्रांसफार्मर पढ़ा सबसे पहले, जिसमें देखा कि आइडियल एक बच्चा होता है कि जिसमें कोई भी कमी नहीं होती, बोलते ना ये आइडियल पर्सन है ना। तो इस तरीके से हमने एक आइडियल मशीन पढ़ी जिसमें कोई भी कमी नहीं हो, मतलब कि कमी का मतलब है हमारी इलेक्ट्रिकल की भाषा में या मशीन की भाषा में लॉसेस। तो कोई भी लॉस नहीं हो, एकदम आइडियल चीज हम लोगों ने कल्पना करी, क्योंकि प्रैक्टिकली आइडियल चीज तो कोई एग्जिस्ट करती नहीं है। तो हमने आइडियल ट्रांसफार्मर पढ़ा, उसके ऊपर नो लोड और लोड के ऊपर हमने फेजर डायग्राम बनाए, इक्विवेलेंट सर्किट्स बनाए। देन हम लोगों ने नॉन मैग्नेटिक एंड मैग्नेटिक मटेरियल के बीच में कंपैरिजन किया और बहुत ही ग्रेट लेक्चर से इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, रिटन एग्जाम में यहां से गेट में बहुत ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपकी पूरी मशीन की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के बीच में बहुत अच्छा एनालॉजी हम लोगों ने यहां पे किया है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया है, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट और हिस्टैरिसीस लॉस की बात करिए इस लेक्चर में आके। तो हिस्टैरिसीस लॉस के पहले सारा का सारा हम लोगों ने क्या किया, एक आइडियल मशीन पढ़ा, उसमें प्रैक्टिकलिटीज मिलाई और फिर हमने हिस्टैरिसीस देन एडी करंट लॉस, और उसके बेसिस पे एक लेक्चर और है। तो 20, 21 और 22 3 लेक्चर्स में हम लोगों ने इसके भरपूर क्वेश्चन करे। अब मैं क्या करूंगा, इन पूरे लेक्चर्स का जिस्ट जो है, सारे जगह तो नहीं बट जो मुझे पता है कि पिछले 5 साल में जहां से क्वेश्चंस आए हैं हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉस, उसकी बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो अभी तक हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या किया, मैग्नेटिक सर्किट के ऊपर बात कर ली है। ये एक कोर था हमारा जो किससे बना हुआ था, सीआरजीओस मटेरियल से बना हुआ था। ठीक है, सीआरजीओस मटेरियल का बना हुआ था और इसमें इस तरीके से 2 वाइंडिंग रैपअप थी। यहाँ पे ये वाइंडिंग हम लोगों ने रैपअप कर दी है, ये इधर भी वाइंडिंग। अब देखो यहां पे क्या हुआ कि जब फ्लक्स यहां से ट्रेवल करेगा, फ्लक्स यहां से जब ट्रेवल करेगा या फिर फ्लक्स सेटअप होगा, है ना, टेक्निकल भाषा में दैट इज फ्लक्स सेटअप। ठीक है, फ्लक्स सेटअप जब होगा इस कोर के अंदर, तो हमने बोला है कि एक जगह से जब दूसरी जगह तक कोई भी ट्रेवलिंग करता है, हम भी किसी सड़क पे चलते हैं तो बीच में सड़क एक जैसी थोड़ी रहती, जब नई नई बनती है तब तो अच्छी लगती है, फिर ओवर द टाइम उसमें मेंटेनेंस होता है, उसमें कहीं ना कहीं गड्ढे भी होते हैं, है ना, तो वो सारे के सारे क्या है, लॉसी पार्ट हो गए। तो सिमिलरली हमारे स्कोर में जब फ्लक्स ट्रेवल करेगा तो हम चाहे मर्जी इस हमारे सीआरजीओस को हम ये बोल दें कि ये एक ऐसा आइडियल कोर बनाया है कि फ्लक्स ना तो इधर उधर जा सकता है ना इसमें लॉस हो सकता है। ऐसा होगा क्या, नहीं होगा। प्रैक्टिकली जब ये फ्लक्स सेटअप होगा इस कोर के अंदर तो इसमें एक लॉस होगा, उस लॉस को हम क्या बोलते हैं, कोर लॉस। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, कोर लॉस। ठीक है, सिंपल भाषा में हम क्या बोलेंगे, वहां पे इसके अंदर जो भी लॉस होगा उसको बोलेंगे कोर लॉस। इसके 2-3 अलग अलग नाम हैं, ये अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसका एक नाम और बोल सकते हैं हम लोग, इसको बोल सकते हैं नो लोड लॉस, नो लोड लॉस। ठीक है, जब ओसीएससी टेस्ट पढ़ाऊंगा तब इसके बारे में बता दूंगा। नो लोड लॉस का मतलब क्या है कि इसके ऊपर अगर कोई भी लोडिंग नहीं हो, नो लोड पे लगाया है हम लोगों ने, तब भी जो लॉस होता है वो कोर लॉस ही होता है। ठीक है, एक नाम और है इसका आयरन लॉस, आयरन लॉस। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर आयरन लॉस तो आयरन से तो बना हुआ नहीं है, बट मैं बोलूंगा आयरन ना सही बट आयरन का ही अलग अलग वर्जन में हम लोगों ने, देखिए इसकी पूरी जर्नी है ना, जर्नी ऑफ कोर मटेरियल या जर्नी ऑफ सीआरजीओस मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी है कि किस तरीके से इसमें हमने कंडक्टिविटी कम करी है, सिलिकॉन ऐड किया है, सारा चीज मिला मिला के हम लोग कास्ट आयरन से हम लोग कहां तक पहुंचे, सीआरजीओस तक पहुंचे। ठीक है, तो चूंकि ये आयरन मटेरियल का पुराने टाइम पे सारे के सारे जो नेमिंग थी बहुत पुराने टाइम पे रखी गई थी, इस वजह से आयरन का जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो कहीं ना कहीं किसी आयरन का फेरस मटेरियल टाइप ही बोल सकते हैं, तो इस वजह से इसको हम लोग पॉपुलरली आयरन लॉस भी बोलते हैं। तो जब भी आयरन लॉस, नो लोड लॉस, कोर लॉस, तो ये एक ही नाम है। अच्छा, अब इस लॉस के अंदर 2 कैटेगरी और होती है। ठीक है, फर्दर 2 कैटेगरी होती है, इसमें फर्दर 2 कैटेगरी होती है। इन फर्दर 2 कैटेगरी का नाम क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं से आपसे सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला है आपका हिस्टैरिसीस लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस।
हिस्टेरेसिस लॉस। ठीक है, हिस्टेरेसिस लॉस, जिसको काय से हम लोग डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं WH से डिनोट करते हैं। हिस्टेरेसिस लॉस, लॉस है मतलब वॉटेज होगा इन टर्म्स ऑफ वॉट, तो W और इसका H स्मॉल फॉर हिस्टेरेसिस। सिमिलरली हम लोग यहां पे क्या बोलेंगे, एडी करेंट लॉस, एडी करेंट लॉस, एडी करेंट लॉस। ठीक है, इसको हम लोग WE फॉर एडी इससे रिप्रेजेंट करेंगे। तो दैट इज कोर लॉस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एडी करेंट लॉस एंड हिस्टेरेसिस लॉस। इसको मैं डिनोट करूं अगर कोर लॉस को, तो WC से भी डिनोट कर सकते हैं, कई सारी किताबों में WI से भी डिनोट करते हैं ना, क्योंकि आयरन लॉस है। ठीक है, तो आप नोटेशन से कंफ्यूज मत होइएगा, उस नोटेशन के आगे क्या लिखा हुआ उस पे मैटर करेगा सारा चीज। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो कोर लॉस है ना, ये बोल सकते हैं हम लोग कि हमारा जो कोर लॉस है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हिस्टेरेसिस प्लस एडी करेंट लॉस, एडी करेंट लॉस। ठीक है, ये बोल सकते हैं। अब देखिए ये दोनों के दोनों क्या चीज है असल में, एडी करंट क्या है, हिस्टेरेसिस क्या है, डिटेल वर्जन में हमने डिटेल डिस्कशन किया हुआ है, बट अभी मैं शॉर्ट समरी बता देता हूं आपको, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन याद रखने के लिए। देखिएगा, मैं बोलूंगा कि जो हिस्टेरेसिस लॉस है ये प्योरली मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, प्योर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, इस कोर की प्योर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, और ये क्या है, इसकी प्योरली प्योर इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी है, प्योर इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। अभी समझाता हूं सारी चीजें। ठीक है, 2 मिनट लगेगा अब मुझे। प्रॉपर्टी देखिएगा, हमने क्या किया सबसे, है ना, ये तो एक कॉमन मैंने डिस्कशन कर दिया। अब मैं चलता हूं हमारे हिस्टेरेसिस लॉस पे 1 बाय 1। ठीक है, ठीक है, तो मैं अब चलता हूं डायरेक्टली हिस्टेरेसिस लॉस पे। ठीक है, चलिए हिस्टेरेसिस लॉस को हम लोग कैसे लिखते हैं, WH इक्वल टू एरिया ऑफ BH। जो BH कर्व बनाया था ना हम लोगों ने, उसका एरिया मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ आयरन मटेरियल, इसके अंदर जो भी आयरन मटेरियल लगा उसका वॉल्यूम, इनटू फ्रीक्वेंसी। ये इसका एक्चुअल फॉर्मूला है। ठीक है, एक्चुअल फॉर्मूला है हमारा हिस्टेरेसिस लॉस का, कि एरिया ऑफ BH वॉल्यूम ऑफ आयरन इनटू फ्रीक्वेंसी। अब मुद्दे की बात यह है कि जब भी ट्रांसफार्मर कंपनी मैन्युफैक्चर करके कस्टमर को देती है, तब वो अपने बोल सकते हैं नेम प्लेट के ऊपर ये कंफर्म नहीं बता सकती कि इस ट्रांसफार्मर में इतने हिस्टेरेसिस लॉस होंगे, ये कंफर्म नहीं बता सकती। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा हिस्टेरेसिस लॉस कितना होगा, ये पूरा का पूरा डिपेंड इस बात पे करता है कि जो कस्टमर अपने घर में ट्रांसफार्मर लेके आया है, वो इसको कौन से वोल्टेज और कौन सी फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा समझाता हूं जल्दी से। BH कर्व के बारे में आपने देखा होगा, है ना, BH कर्व के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। BH कर्व बना देते हैं, ये रहा आपका BH कर्व। ठीक है, B और H, BH कर्व। ठीक है, अब लेट अस सपोज देखिएगा यहां पे कर्व कैसे बनता है। कर्व कैसे बनता है कि यहां पर सपोज करो ये ऑपरेटिंग पॉइंट यहां पे हुआ, है ना, किसी ऑपरेटिंग पॉइंट यहां से हुआ, तो यहां से पूरा कर्व बनेगा। सपोज करो और आपने डिफरेंट वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पे चलाया, और किसी डिफरेंट वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पे चलाया, और ऑपरेटिंग मोड यहां नहीं होके कहीं यहां हुआ, तो उसके हिसाब से BH कर्व कुछ इस तरीके से बना, उसके हिसाब से कुछ BH कर्व इस तरीके से बना। ठीक है, अलग अलग कलर से मैंने बना दी है। तो BH कर्व का जो एरिया है, एरिया ऑफ BH, ये डिपेंड कर रहा है कि ये ऑपरेटिंग पॉइंट क्या रहेगा। अब आप बोलोगे सर अभी तो आपने वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी बोला था, ठीक है, बट मैं बोलूंगा कि ये वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी B से कैसा रिलेशन में है, वो सारी चीजें अगर मैं बताऊं, तो आपने इंड्यूस EMF की इक्वेशन देखी होगी, इक्वल टू √2 पाई f फाई n नंबर ऑफ टर्न्स। और अगर मैं इसको यहाँ पे √2 पाई f फाई को मैं B इंटू ए लिख दूं इंटू n, तो यहां पर आप देखो बाकी सारी चीजें तो क्या है, कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट, नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट। तो जो E है इट्स प्रोपोर्शनल टू B इंटू f, तो B इज प्रोपोर्शनल टू E डिवाइडेड बाय f। और ये असल में जो E है ये कहीं ना कहीं प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज ही होता है, सप्लाई वोल्टेज का प्रोपोर्शनल है, तो V अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू V बाय f। तो हम ये बोल सकते हैं कि B जो है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू V बाय f। ठीक है, समझ गए। और ऑल्सो एक और रिलेशन हमें कि B इज प्रोपोर्शनल टू फाई, इट इज ऑल्सो B इज प्रोपोर्शनल टू फाई, क्योंकि एरिया अगर कांस्टेंट है तो B इंटू फाई इक्वल टू कितना होता है, B इंटू ए,
तो A कांस्टेंट है तो B इज प्रोपोर्शनल टू phi ऑल्सो। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहां पर BH में B इज प्रोपोर्शनल टू phi और H इज प्रोपोर्शनल टू करंट एम्पीयर सर्कुटल लॉ के हिसाब से। तो इसका मतलब है कि B का रिलेशन, B किस पे प्रोपोर्शनल है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी किस बात पर डिपेंड कर रही है? कितना वोल्टेज और कितना फ्रीक्वेंसी है। तो आपके घर में किसी भी ट्रांसफार्मर को लेके आओगे तो कितना सप्लाई दे रहे हो आप, कितना वोल्टेज दे रहे हो, क्योंकि वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता रहता है, फ्रीक्वेंसी का फ्लक्चुएशन होता रहता है। तो इसका मतलब है कि ये जो नी पॉइंट है इसका भी फ्लक्चुएशन यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, उसके हिसाब से BH कर्व बनेगा। इसका मतलब ये BH कर्व का जो एरिया है वो बदल रहा है डिपेंडिंग ऑन दी वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब है कि आपका जो लॉस है वो भी तो बदलेगा, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी भी है और एरिया ऑफ BH भी है। चलो वॉल्यूम ऑफ आयरन थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट मान ले, बट एरिया ऑफ BH और फ्रीक्वेंसी है ये तो बदल रहा है। तो इसका मतलब है कि इसका कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है हिस्टैरिसीस लॉस पता करने का। ये पूरा का पूरा डिपेंड करेगा कस्टमर के हाथ में कि वो किस तरीके से, कस्टमर मतलब कि ऑपरेशनल इंजीनियर बोल सकते हैं कि ऑपरेशन कर रहा है वो, है ना। डिजाइन बना दिया डिजाइनर ने, आपको भेज दिया, अब आप घर में आके क्या कर रहे हो, उसको ऑपरेट कर रहे हो। ठीक है, चलो तो ये रहा हिस्टैरिसीस लॉस का। तो हम बार बार पूरे एग्जाम में हमें ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना है। एक एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है हिस्टैरिसीस लॉस का, उस पर डिस्कस करते हैं और उसी से सारी चीजें होगी। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला ये होता है कि WH इज प्रोपोर्शनल टू B मैक्सिमम है ना, B मैक्सिमम X इंटू F, दैट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला। और ये जो X है ये क्या होता है, स्टीमेन कांस्टेंट होता है और इसकी रेंज 1.4 से लगाकर 2.5 होता है। और अगर मैं CRGOS मटेरियल ले लूं तो उसके लिए X की वैल्यू कितनी होती है, 1.6। वैसे तो क्वेश्चन में गिवन होता है X की वैल्यू 1.6, नहीं गिवन और CRGOS मटेरियल बोला तो 1.6 ले लीजिएगा। अदर देन कोई ये 1.6 की जगह अदर देन कोई मटेरियल या उसकी वैल्यू रहेगी तो वो गिवन रहेगी क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम ये बोल सकते हैं यहां से कि ये हमारा, कलर चेंज कर लेते थोड़ा सा, तो यहां से इसको अगर देखें तो WH इज प्रोपोर्शनल टू सारी चीजें और B की जगह क्या रख दे, V/F। तो यहां से क्या आ जाएगा, V 1.6 मैंने CRGOS के लिए कर दिया है और F यहां पर -0.6। ये सारे के सारे डेरिवेशंस मैंने कहां पे बताए हैं, आपके फुल कोर्स के अंदर मैंने सारे डेरिवेशंस आपको बता रखे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला। आई बात समझ में? अच्छा, इसमें वॉल्यूम का भी मल्टीप्लाई होता है, वॉल्यूम ऑफ आयरन कितना इस बात पे भी करेंगे, बट वो फुल कोर्सेस वगैरह में मैंने बता रखा। गेट में एज सच वॉल्यूम के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया जाता है, बट वॉल्यूम के ऊपर मैंने एक आध क्वेश्चन फुल कोर्स में करा रखा है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना। अभी बताऊंगा, अभी मैं पूरा बता दूं, फिर मैं क्या आपको मेमोराइज रखना है वो बता देता हूं ना, ताकि शॉर्ट समरी बता दी, एकदम डायरेक्ट फॉर्मूले नहीं बताया, थोड़ा सा समरी भी बता दिया। ठीक है, चलो अब देखो क्या होता है कि आपको पता है कि हिस्टैरिसीस लॉस क्या प्योर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। मतलब हमें पता है कि V और F में ये जो BH कर्व बनता है, तो ये पूरा का पूरा आपने पैटर्न देखा होगा, मैंने किस तरीके से बता रखा, डाइपोल्स के मूवमेंट है ना, कैसे रिवर्सल हो रहा है, डाइपोल्स मैग्नेटिक डाइपोल्स किस तरीके से बन रहा है, उस तरीके से पूरा पूरा बनता है। तो हमारा मतलब है कि अगर मुझे हिस्टैरिसीस लॉस को रिड्यूस करना है तो आंसर क्या होगा, हाउ टू रिड्यूस हिस्टैरिसीस लॉस। तो आपका आंसर सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि टू यूज हाईली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लाइक CRGOS, है ना। मतलब हमें ज्यादा से ज्यादा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज करना, ज्यादा से ज्यादा CRGOS की तरफ जाना, ऐसी टेक्निक्स कि ज्यादातर आपका फ्लक्स इसी के अंदर रहे, लीकेज वगैरह में या इधर उधर नहीं जाए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम एक लिमिट तक ही बना सकते हैं, पूरा 100% तो नहीं रिड्यूस कर सकते हैं, बट इसको जितना मिनिमाइज हो सकता है इस लॉस को करते हैं। कैसे करते हैं, कोर मटेरियल के ऊपर मटेरियल पे वर्कआउट करते करते। ठीक है, चलो समझ में आ गया होगा। ये हो गया हिस्टैरिसीस लॉस के बारे में। अब बात करते हैं एडी करंट लॉस के बारे में। ठीक है, ये क्या है आपका एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉस, एडी करंट लॉस की बात करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा क्या होता है कि एडी करंट लॉस से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमारे मैग्नेटिक मटेरियल का जिससे कोर बना हुआ है, अल्टीमेटली है तो मैग्नेटिक मटेरियल ना, इसका बिगेस्ट ड्रॉबैक ये होता है कि जितने भी मैग्नेटिक मटेरियल है वो सारे के सारे इलेक्ट्रिकल क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। मतलब कि उसके अंदर करंट के फ्लो करने की पॉसिबिलिटी हमेशा बनी रहेगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो कोर है ना, ये जो कोर आपका, इस कोर के अंदर क्या होता है, सर्कुलेटिंग करंट फ्लो करने लग जाता है, सर्कुलेटिंग करंट फ्लो करने लग जाता है इस तरीके से।
ये सर्कुलेटिंग करंट फ्लो करने लगेगा। अभी डायग्राम भी बता दूंगा, ठीक है। आपने देखा होगा एक नदी में, है ना, रिवर होता है, तो रिवर का फ्लो क्या होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए आइडियली, बट कई बार आप देखे होंगे कहीं कहीं पे फ्लो इस तरीके का प्रेशर बनता है कि कहीं ना कहीं वो बन जाता है, भंवर बन जाता है नदी के अंदर। नदी स्ट्रेट फ्लो होने की बजाय बीच बीच में बहुत सारे भंवर बन जाते हैं, तो सीधी फ्लो होने की बजाय नदी में जो पानी वो सीधा फ्लो होने की बजाय जो बीच बीच में भंवर बनते हैं उनको ही एडिस बोलते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली हमारे यहां कोर के अंदर में भी क्या होगा, उसी भंवर की तरह करंट फ्लो करेंगे, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एडी करंट लॉस। करंट सर्कुलेटिंग, करंट फ्लो करने लग जाता है मटेरियल के अंदर, क्योंकि ये मैग्नेटिक मटेरियल है, और मैग्नेटिक मटेरियल इलेक्ट्रिकली क्या होता है, कंडक्टर होता है। हाँ, इसकी कंडक्टिविटी जो है, ऐसा नहीं होगा कि बहुत हेवी करंट फ्लो करता है, क्योंकि इस हेवी करंट को रोकने के लिए हमने क्या किया, इस मटेरियल की कंडक्टिविटी कम की है। और कंडक्टिविटी कैसे कम की हमने, इसकी कंडक्टिविटी कम करने के लिए हमने इसमें सिलिकॉन ऐड किया है 3 से 4%, नॉट मोर देन 4%, 3 से 4% सिलिकॉन ऐड किया है, इससे ज्यादा हमने ऐड नहीं किया, जिसकी वजह से इसकी कंडक्टिविटी कम हुई है, ठीक है। अगर 4% से ज्यादा ऐड करेंगे तो मटेरियल क्या हो जाएगा, ब्रिटल हो जाएगा, और लेमिनेशन क्या हो जाएगा, करना डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कोई पूछे कि एडी करंट लॉस को रिड्यूस करने के लिए क्या करोगे, तो पहला आंसर तो बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि सर लेमिनेशन कर देंगे, बिल्कुल सही है, बट एक अच्छे इंटरव्यू में बैठोगे तो आप बोलोगे एडी करंट को कम करना है, सबसे पहले हम लोग सिलिकॉन ऐड करेंगे 3 to 4%, ताकि कंडक्टिविटी कम से कम हो। तो इस मटेरियल की कंडक्टिविटी कम से कम करी तो इसका मतलब है कि जो सर्कुलेटिंग करंट है वो कम फ्लो होगा। अब इस सर्कुलेटिंग करंट के फ्लो के जो पाथ है इसको भी रिड्यूस करना है हमें, तो इसको रिड्यूस करने के, देखो मैं डायग्राम बता ही देता हूं, इसको रिड्यूस करने के लिए हमने क्या किया है, अलग अलग लेमिनेशंस लगा दिए हैं। देखो ये पूरा सर्कुलेटिंग करंट है ना, ये इस तरीके से ये लेमिनेशंस है। तो मैं बोलूं अगर कि ये सिंपल एक आपका कोर है, इस कोर के अंदर इस तरीके से ये सर्कुलेटिंग करंट मैंने कट करके शो कर रहा हूं मैं, सर्कुलेटिंग करंट है ना, तो देखो ये बड़े व्यू में इस तरीके से सर्कुलेटिंग करंट फ्लो कर रहा है ना। अब इसके पाथ को क्या करा मैंने, कट किया, ताकि एक थोड़े से कम उसमें फ्लो करे। तो इसके पाथ को जब मैंने कट किया तो बीच बीच में मैं क्या कर रहा हूं, लेमिनेट कर रहा हूं, ताकि करंट का फ्लो होने से बचे। तो ये बड़े एरिया में जो फ्लो हो रहा था, इसका एरिया जो है, जो फ्लोइंग एरिया है, उसको मैंने रिड्यूस कर दिया टू गिविंग लेमिनेशन इन दी कोर, ठीक है। लेमिनेट कर दिया, इसकी वजह से देखो कन्फाइंड हो गए पाथ सारे के सारे, है ना। तो ये इस तरीके से 3D में दिखता है ना, 3D में दिखता है। छोटा घर में जो ट्रांसमीटर होता है ना, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो होंगे, तो पुराने टाइम पे टॉर्च लेके किसान जाते थे, उसको दिन में चार्ज करते थे, उसके लिए ट्रांसफार्मर लगता था। उसको जब खोलोगे ना तो इस तरीके की स्लाइस आपको देखने को मिलेगी, है ना। बड़े ट्रांसफार्मर को तो बट ऑब्वियसली नहीं खोल सकते, बट छोटे ट्रांसफार्मर जो मिलते हैं मार्केट में, किसी भी पुरानी इलेक्ट्रिक शॉप पे जाके ये चीज देख सकते हो ना, स्लाइस के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। और आपके हाथ में थोड़ा सा रेडिश वार्निश टाइप का कलर मिलेगा, है ना, रेड ऑक्साइड होता है वो, तो वो लेमिनेशंस के बीच में लगाया जाता है। समझ में आया। तो एडिस का मतलब क्या है कि हमारे अल्टीमेटली जो कोर है उसके अंदर क्या है, सर्कुलेटिंग करंट फ्लो कर जाता है। उसको रिड्यूस करने की तो कंडक्टिविटी कम कर दे ताकि ओवरऑल करंट कम हो, उसको फिर ये करंट के पाथ को, एरिया जो फ्लो हो रहा है इतने बड़े एरिया में, इसके एरिया को हमने रिड्यूस कर दिया है, कटिंग कर करके लेमिनेट कर दिया बीच बीच में। तो इस तरीके से लेमिनेट कोर हम लोग यूज करते हैं। देखो ये आपके सामने थोड़ा विजुअल इफेक्ट आ रहा होगा आपको, ठीक है। चलो अब इसको रोकने, इसके लिए फॉर्मूला क्या है, सर एग्जाम निकालना है, ज्यादा चीजें तो नहीं पढ़ना है। एग्जाम निकालने के लिए आपको क्वेश्चन बनाना पड़ेगा एडी करंट के ऊपर, और एडी करंट का एम्पिरिकल फॉर्मूला है E इज प्रोपोर्शनल टू सप्लाई वोल्टेज। क्या है आपका, सप्लाई वोल्टेज। ये फॉर्मूला ध्यान रखना, ठीक है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना। बट आप एक चीज और देखोगे कि V को क्या लिख सकते हैं हम लोग, V को V इज प्रोपोर्शनल टू B इंटू एफ, है ना। इस फॉर्मूले से देखो V इज प्रोपोर्शनल टू क्या है, B इंटू एफ। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि AD इज प्रोपोर्शनल टू B स्क्वेयर एफ स्क्वेयर। बट ये फॉर्मूला देख के हैरान मत हो जाना, फॉर्मूला देख के कंफ्यूज मत हो जाना कि कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि एडी करंट का फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, तो एडी करंट इज इंडिपेंडेंट टू द फ्रीक्वेंसी। फॉर्मूला देख के कई लोग फ्रीक्वेंसी टिक कर देते हैं। इसका आंसर फुल कोर्स में लॉजिकल तरीके से बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। चलो तो ये रहा एडी करंट का फॉर्मूला। और देखिए टोटल जो कोर लॉस है ना आपका, टोटल कोर लॉस, इसमें बोल सकते हैं हम लोग कि टोटल कोर लॉस में, ये जो कोर लॉस है इसमें जो हिस्टेरिसिस का परसेंटेज है ये तकरीबन 60 to 70% हिस्टेरिसिस लॉस होता है, और आपका 30 से 40% आपका क्या होता है, एडी करंट लॉस होता है। मतलब किसका परसेंटेज ज्यादा है, हिस्टेरिसिस लॉस का परसेंटेज ज्यादा है। इसलिए हम लोगों ने
ऑलरेडी इस मटेरियल को, ट्रांसफॉर्मर के मटेरियल को क्या बनाया हमने, कोर का मटेरियल क्या यूज किया है, CRGOS मटेरियल। आप देखोगे कि जब हम लोग और भी माइक्रो लेवल पे बात करेंगे, VLSI वगैरह में, इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करेंगे, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करेंगे, तो वहां हम लोग इस कोर को भी लेमिनेट करते हैं, तो वहां पे लेमिनेटेड कोर हम लोग यूज करते हैं। देखो चीजें तो कितनी भी अच्छी बनाई जा सकती है, बट उसके लिए पैसा लगता है। तो मशीन में जो डिजाइन इंजीनियर होता है ना, उसके सामने बिगेस्ट चैलेंज ये होता है कि वो बना तो अच्छा रहा है, बट वो प्रोडक्ट कॉस्ट इफेक्टिव होगा कि नहीं मार्केट में, इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो इसी वजह से हम लोग हमारे जो इलेक्ट्रिकल में ट्रांसफार्मर यूज होते हैं, वहां जो मटेरियल यूज होता है वो हम लोग क्या यूज करते हैं, CRGOS मटेरियल यूज करते हैं, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील। ठीक है, और आप देखोगे कि बहुत सारे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स या ड्राइव में या फिर SMPS वगैरह में, जो कंप्यूटर्स वगैरह में ट्रांसफार्मर वगैरह छोटे छोटे यूज होते हैं, उसमें हम लोग और भी हाईली CRGOS से भी एडवांस लेवल के हम लोग कोर यूज करते हैं। ठीक है, बट अभी हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन में CRGOS तक हम लोग स्टॉप करेंगे। समझ में आया? चलो अब मैं ये पूरी स्लाइड का क्वेश्चन यहीं से आने हैं, बस मैं आपको बता दूंगा क्वेश्चन करना कैसे है ना, अभी कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? शॉर्ट समरी करा दी है मैंने, बाकी डिटेल वर्जन में बहुत चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी है, बट अभी मेरा एम वो नहीं है कि बहुत ज्यादा चीजें डेप्थ में बताऊं, क्योंकि ऑलरेडी मैं फुल कोर्स में डिस्कस कर चुका हूं। अब देखिएगा, ये आपने डायग्राम भी देख लिया। अब मैं आपको एक दो चीजें और बता देता हूं कि न्यूमेरिकल में क्या ध्यान रखना है। सपोज न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं हिस्टेरिसिस की। ठीक है, न्यूमेरिकल, क्योंकि अल्टीमेटली हमें बनाना तो क्या है, न्यूमेरिकल बनाना है। तो न्यूमेरिकल में दो चीजों का ध्यान रखना। पहला चीज कि जब भी न्यूमेरिकल आएगा तो सबसे पहले आप क्या चेक करोगे कि V/F का रेशो कांस्टेंट है या फिर नहीं है। क्या चेक करोगे? V/F का रेशो कांस्टेंट है या फिर नहीं है। सपोज करो V/F रेशो क्या है, कांस्टेंट बन जाता है। कांस्टेंट बन जाता है तो इसका मतलब है कि हम यहां से फॉर्मूला क्या इजाद कर सकते हैं, देखिएगा कि जो हिस्टेरिसिस लॉस है वो क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू बी। V/F कांस्टेंट है तो B भी कांस्टेंट है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F हो जाएगा। और एडी करेंट इज प्रोपोर्शनल टू V/F क्या है हमारा, कांस्टेंट है, तो हम ये बोलेंगे कि यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F², है ना। प्लीज उस पर मत जाइएगा V/F कांस्टेंट है या नहीं है ना, मतलब फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है कि नहीं, उस पर मत जाइएगा। अभी सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल करने के लिए याद रखिएगा ना। बाकी ये ध्यान रखना स्टेटमेंट, एडी करंट इज इंडिपेंडेंट टू द फ्रीक्वेंसी, प्रोपोर्शनलिटी साइन के साथ मैथमेटिक्स देख के उसको मत भूल देना, है ना। चलो, हिस्टेरिसिस लॉस, एडी करंट लॉस जब V/F कांस्टेंट है तो इस तरीके से लिखना है। दूसरा है कि सपोज करो कांस्टेंट नहीं हो, तब क्या करना है, V/F नॉट कांस्टेंट, नॉट कांस्टेंट। गेट एग्जामिनेशन में अभी तक जो भी इस टॉपिक से न्यूमेरिकल आए हैं, ज्यादातर न्यूमेरिकल में V/F कांस्टेंट ही रखा है, बट अगर नॉट कांस्टेंट आ जाए तो उस केस में आपको क्या करना है, देखिएगा उस केस में WH इज प्रोपोर्शनल टू V 1.6 और F -0.6, अगर ये CRGOS मटेरियल का बना है तो ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है। और एडी करंट में क्या ध्यान रखना है, सप्लाई वोल्टेज, क्योंकि ओरिजिनल फॉर्मूला तो यही था, सप्लाई वोल्टेज का स्क्वायर। ठीक है, दो चीजों का ध्यान रखना। अच्छा, यहां पर कभी कभी वॉल्यूम का मल्टीप्लाई हो जाएगा अगर वॉल्यूम आता है तो, और कभी कभी थिकनेस। एडी करंट में क्या होगा, एडी करंट के फॉर्मूले है ना, हिस्टेरिसिस में क्या होगा, वॉल्यूम का मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा कभी कभी। और एडी करंट में क्या होगा, ये जो लेमिनेशंस कर रहे हैं तो जो कोर का थिकनेस है ना, उस थिकनेस के ऊपर यहाँ पे थिकनेस का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन गेट में तो नहीं आते हैं, अदर देन गेट एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं, तो थिकनेस के ऊपर और वॉल्यूम का मल्टीप्लाई करके एक दो क्वेश्चंस मैंने फुल कोर्स में कराए हैं, बट अभी यहाँ पे अभी जरूरत नहीं है। समझ गए? तो एडी करंट इज प्रोपोर्शनल टू V² और WH इज प्रोपोर्शनल टू समथिंग समथिंग, है ना। V/F नॉट कांस्टेंट और कांस्टेंट है तो ये लगाना है। तो अब करेंगे हम लोग न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल में सिर्फ और सिर्फ क्या देखेंगे, सबसे पहले कि V/F कांस्टेंट है या फिर नहीं है। सो न्यूमेरिकल पे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा वापस से रिवाइज करवा देता हूँ सारी चीजें। ठीक है, एडी करंट हिस्टेरिसिस वाला सारा फुल कोर्स का मैंने सेगमेंट बता दिया है, किस तरीके से क्या होता है, कौन सा परसेंटेज क्या है क्या नहीं है, सारी चीजें बता दी है। हिस्टेरिसिस लॉसेस का BH कर्व पे कैसे डिपेंडेंसी वो बता दिया है आपको, नॉर्मल फॉर्मूला इसका क्या हो सकता है वो बता दिया है आपको पूरा का पूरा, और एडी करंट का मतलब क्या है और क्या है होता है, सारा चीज मैंने यहाँ पे एक समराइज वे में बता दिया है। दूसरा है ये थोड़े से पिक्चर्स है, ग्राफिक्स से, ताकि आपको थोड़ा सा, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, स्टूडेंट जब इनिशियल लेवल पे होता है, अभी तो आप रिसेंट ट्रेंड सीरीज देख रहे हो तो अल्टीमेटली आपने मशीन पूरा पढ़ लिया होगा, ये बात देख रहे हो, बट नॉर्मली क्या होता है, स्टूडेंट को समझ नहीं आता कि एडी करंट कहाँ बात कर रही है, कहाँ फ्लो हो रहा है।
बट अभी स्मार्ट बोर्ड है, थोड़ा सा एडवांस फीचर है, तो यहाँ पर हम लोग डायग्रामेटिकल फॉर्म में बता सकते हैं। बट यकीन मानिए मैंने व्हाइट बोर्ड पर भी बहुत अच्छे डायग्राम बनाए हैं, बहुत मेहनत लगी, 1-1 घंटा लगा है मुझे वो डायग्राम बनाने में, ताकि आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आए। ठीक है, तो वो डायग्राम जरूर एक्सप्लोर करिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर देखें तो उसके बाद न्यूमेरिकल के हिसाब से बस यही 2 पॉइंट पे आपको फोकस करना है। आई बात समझ में? अच्छा, 1-2 चीजें और बता देता हूं एडिशनल जब न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग, कि यहां पर जैसे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटेगा तो WH इक्वल टू एक प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होगा जिसको बोलते हैं KH इंटू एफ। ठीक है, और यहां पर प्रोपोर्शनलिटी वो हटेगा साइन, तो WE इक्वल टू KE एफ स्क्वेयर। ठीक है, ये हो जाएगा। और अगर मैं बोलूं कि यहां पर कोर लॉस, टोटल कोर लॉस की अगर बात करें, कोर लॉस की, तो WH प्लस WE, तो इसका मतलब है कि टोटल कोर लॉस कितना हो जाएगा, KHF प्लस KEF स्क्वेयर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टोटल कोर लॉस का फॉर्मूला। टोटल कोर लॉस का मतलब टोटल क्या, कोर लॉस में तो वही रहता है हमारा हिस्टैरिसीस और एडी, तो इनको हम लोग प्रोपोर्शनलिटी साइन से प्रोपोर्शनलिटी साइन को कांस्टेंट से रिप्लेस कर सकते हैं, KH और KE। ध्यान रखना इस चीज का, क्योंकि न्यूमेरिकल में बार बार हम KH और KE वगैरह सब कुछ फाइंड आउट करेंगे। बस इतने ही फॉर्मूले से एक टॉपिक कवर हो जाएगा। और आप देखिए कि हर एक साल छोड़ के यहाँ से क्वेश्चंस आता है। 2020 में आया इलेक्ट्रिकल वालों को, 2021 में आया, 2022 में नहीं आया, बट 2023 2024 में आने की पॉसिबिलिटी है यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, तो और आपको याद होगा मैंने रैंक बूस्टर जब बनाया था 2019 में, तो इस टॉपिक को पढ़ाते टाइम पे मैंने बोला था कि इस टॉपिक से इस साल क्वेश्चन आ रहा है, और यकीन मानिए 2020 में इलेक्ट्रिकल वालों को इस टॉपिक से क्वेश्चन था पेपर में। ठीक है, तो इस टॉपिक से हर एक साल, 1-8 साल को छोड़ दे, अगर 1 या 2 साल को छोड़ दे, तो बाकी हर साल क्वेश्चन बनता ही बनता है यहाँ पे। ठीक है, तो बिल्कुल, क्योंकि देखिए 2 पॉइंट पे ही सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, और अभी जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और भी मजा आएगा। आई थिंक लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। और जो लोग भी इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड हो, Gcentric एप्लीकेशन पे जाइए, वहां पे बेहतर वे में डिस्कस कर रखा है। और एक और इन्फॉर्मेशन कि बहुत सारे स्टूडेंट को ये पता नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन शायद पता नहीं है कि जब आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना Gcentric एप्लीकेशन से, तो आप अपने टाइम टेबल के हिसाब से पढ़िए। जहां पर भी डाउट आए तो चैट बॉक्स में अपना सब्जेक्ट का नेम, लेक्चर का नंबर, क्वेश्चन का नंबर वहां लिख दीजिए, तो वहां पर फैकल्टी रिप्लाई करेगी। आप अपना इमेज भेज सकते हैं चैट बॉक्स में, और चैट बॉक्स सब्जेक्ट का नहीं, जहां पे आपकी रिसिप्ट आती है ना, जो भी इनवॉइस आता है, आप जब भी कोई भी कोर्स परचेस करते हो उसका जो इनवॉइस आता है, वहां पर आप पोस्ट कर सकते हो अपना कोई भी क्वेश्चन, ऑडियो रिकॉर्डिंग भेज सकते हो, आप अपना सॉल्यूशन भेज सकते हो, इमेज भेज सकते हो, टेक्स्ट के फॉर्मेट में बात कर सकते हो। ठीक है, तो वहां पर आप कोई भी सब्जेक्ट में कुछ परेशानी आ रही है तो वहां पे पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इस टॉपिक के न्यूमेरिकल के साथ। ओके, थैंक यू।